सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। नाम नेहाद तब्दीली के इस दौर में सवाल करना जुर्म ठहरा, सवाल करना अब मतून ठहरा। हालांकि मीडिया वाले भी अब इतने स्मार्ट हैं कि हर चैनल पे उन्होंने नवाज़ शरीफ को बुरा भला कहने के लिए एक एंकर कम अज़ कम रख छोड़ा है। कई एंकरों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि जो बाकायदा तब्दीली के नाम से जिंदाबाद और इमरान खान पाइंदाबाद के नाम से अपने शोज़ का बाकायदा आगाज़ भी करते हैं और इख्तिताम भी। ताहम उसके बावजूद भी नाम नेहाद तब्दीली के ये मुगन्नी इस एक हुकूमत के अनमोल रतन, उनसे बर्दाश्त नहीं कि कोई उनसे सवाल पूछे। लेकिन बताना ये था कि अवामी हुकूक की जंग लड़ी जाती रहेगी, जंग जारी रहेगी। कौन सी जंग? मेरी जंग, आपकी जंग, हम सब की जंग। वो जंग जो अवामी हुकूक की है, वो जंग जो किसी की मिल्कियत नहीं। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब आप अज़ान देने से तो रोकने से रहे। टीएलपी हुकूमत तनाज़े की जानिब भी बात करेंगे। टीएलपी हुकूमत तनाज़ा गो के ज़ाहिर है कि इसके बारे में पाबंदी हो चुकी है कि इसको कवर नहीं किया जा सकता। हालांकि कंटेन करके इसकी कवरेज जो मुझे लगा है कि अब तक की गई है, ताहम फिर भी अगर इस पर हुकूमत को एतराज़ है तो उस एतराज़ को भी मलूज़ खातिर रखना होगा। हुकूमती रविश क्या रंग लेकर के आएगी? मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होने हैं? हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज क्या है? हुकूमती वज़रा की टोन क्या है? और किस तरह से कलअदम तहरीक लब्बैक को रिझाएंगे और बोतल में उतारेंगे? किस तरह से इस मामले का क़ज़िया होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल है, वज़रा के बेमहल बयानात क्या गुल खिलाएंगे? एक और मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो शहर नापुरसान हाल कराची का है। कराची अरबाब इख्तियार के रहमो करम पर एक मरतबा फिर आ चुका है। नस्ला टावर के बाद अब तिजोरी टावर का नंबर, और तिजोरी टावर के बाद अब न जाने कौन से टावर का नंबर है। आवाम जो पहले ही कसाद बाजारी से एक उल्टी सीधी मईशत, महंगाई, अफलास, भूख, नंग के हाथों परेशान थे, अब उन्हें सरकार की तरफ से एक मरतबा फिर जो है वो एक ऐसी नेमत से नवाजा गया है जिसे हम बेअमान होना कहते हैं। बेघर होने की सहूलत सरकारों की जानिब से अब उन्हें या सरकारी इदारों की जानिब से फ़राहम की जाने वाली है, बल्कि की जा रही है। इसी तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ शख्सियत, मारूफ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब एहसन इकबाल साहब बकलम खुद मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एहसन इकबाल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में शिरकत पर खुशामदीद कहते हैं। सर शुक्रिया, आपका खैर मकदम है। पूछना यह था कि आज़ादी सहाफ़त के मुगन्नी खुद आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने पर जब आमादा हो जाएं, वो हुकूमत, वो लोग जो संतरी नहीं बन सकते थे बाकायदा मंत्री बने हैं सोशल मीडिया की करामात से। लेकिन हुकूमती हरकत व सकनात आपको क्या इशारा देती हैं? देखिए, असल में ये हुकूमत जो है किसी भी शोबे में जो कॉमन सेंस गवर्नेंस है या कारकर्दगी है वो भी दिखाने से कासिर है। और जो भी इन 3 सालों में कौमी सतह पे सूरत हाल हमें दरपेश हुई है, हर चीज़ को इन्होंने अपनी नाअहली से, अपनी नालायकी से और अपनी नाकामी से एक बहरान के अंदर तब्दील किया है। और जब वो बहरान उनके लिए एम्बैरेसिंग होता है तो ये चाहते हैं कि उसके ऊपर गुफ्तगू ना किया जाए, और ये चाहते हैं कि मौजू का रुख बदला जाए, और ये उस बहरान से तवज्जो हटाने के लिए कोई एक नया मसला भी इधर घड़ देते हैं और पैदा कर देते हैं, ताकि जो कौम उलझी रहे इन्हीं बहरानों के अंदर, इन्हीं जो मसनूई बहरान है इनके अंदर। और जो असल इशू है इस हुकूमत की कारकर्दगी, अवाम की मुश्किलात, इस वक्त जो मुल्क के अंदर महंगाई है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक आम आदमी को करप्शन का सामना करना पड़ रहा है, जो इस वक्त एक नौजवान को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, इन मसाइल के ऊपर बातचीत ना हो तो इससे ये हुकूमत तवज्जो हटाने के लिए मीडिया का गला घूंटती है, सेंसरशिप नाफिज करती है, और ये घबराती है कि किसी किस्म का मुकालमा, किसी किस्म की मुबाहिसा जिससे कि इस हुकूमत के ऊपर सवाल उठें, उसको दबाया जाए। सर,
अभी मैंने फतवा दिया, इंट्रो दिया, तो उस इंट्रो में मैंने एक जिक्र किया कि इस वक्त तो टेलीविज़न चैनल्स, उनकी मैनेजमेंट भी इतने स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा कुछ चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बाकायदा कुछ एंकरान कराम को असाइन कर दिया है कि आप बैठ करके और जो है वो पिछली हुकूमतों के अयूब और नकाइस गिनवाते रहें, ताकि अवाम का दिल भी लगा रहे और साथ साथ मौजूदा मामलात पर आपकी नज़र भी न जाने पाए। आज एक मारूफ सहाफ़ी ने भी ट्वीट की है जिसमें वो अपोजिशन लीडर इमरान खान का एक बयान है कि दिल चाहता है वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गिरबान से पकड़ के और बाहर फेंक दूँ, इस तरह की बातें। सर, पूछना ये था कि अब तो बाकायदा हुकूमती मिदत को एक सनत का दर्जा दे दिया गया है। वो लोग कि जो किसी गिनती में नहीं थे, आज बाकायदा हुकूमती, आप समझ रहे होंगे किन किन मामलात से फैज़याब हो रहे हैं। उसके बावजूद भी मेरे सरकार के मिजाज हैं कि बरहम ही दिखाई देते हैं। वो कहाँ गई वो रियासत मदीना की बातें कि जहाँ हज़रत उमर का दामन पकड़ करके और एहतसाब किया जाता था। अब तो अगर ये सवाल कर लिया जाता है कि आपको बाहर से तोहफ़ा क्या मिला है, तो उसको भी छुपा लिया जाता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये हुकूमत बदकिस्मती से रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बात से खेल रही है, क्योंकि रियासत मदीना एक बहुत ही मुकद्दस तस्वुर है। रियासत मदीना वो रियासत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में और उनकी निगरानी में मदीना के अंदर कायम हुई, और उस रियासत का जो इमरान खान साहब की रियासत की महंगाई है, जो रियासत गुर्बत है, जो रियासत बेरोज़गारी है, जो रियासत करप्शन है, इससे दूर दूर तक कोई उसका इस पर शायबा नहीं है। तो आज आपने लोगों को बदतरीन महंगाई से दो चार कर दिया है, अवाम को बदतरीन लाकानूनियत से दो चार कर दिया है, अवाम को बदतरीन करप्शन और बेरोज़गारी और गुर्बत से दो चार कर दिया है। और अगर आप इस महंगाई और इस लाकानूनियत को किसी भी तरह रियासत मदीना से जोड़ेंगे तो ये उनके जज्बात को भड़काने वाली बात है, क्योंकि रियासत मदीना तो एक बहुत ही पाकीज़ा तस्वुर है। ये एक ऐसा तस्वुर है, जैसे आपने मिसाल दी कि उसमें हर शहरी अपने खलीफा से सवाल कर सकता था कि आपने ये दो चादरें कैसे ली हैं, बाकियों के हिस्से में तो एक चादर आई है। रियासत मदीना तो एक ऐसा तस्वुर है कि जिसमें खलीफा वक्त को अगर पता लग जाए कि किसी घर में भूख है, तो वो अपनी पीठ पे खुद अनाज की बोरी उठा के वहाँ जाता है, और जब उन्हें कहा जाता है लोगों की तरफ से कि हम आपकी मदद करें, उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन ये बोझ तो मैंने उठाना है, मुझे उठाने दो। तो ये मदीना तो एक नहायत ही पाकीज़ा तस्वुर है जिसकी ये बदनामी कर रहे हैं अपनी कारगुजारी को रियासत मदीना के साथ जोड़कर या इसे उसका शायबा जाहिर करके। दरअसल ये एक मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं, मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका मकसद यही है कि लोगों के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करो, भड़काओ, इस्तेमाल करके उनकी तवज्जो असल मामलात से दूर कर दो और उनको अपनी कारकर्दगी पे बहस ना करने दो। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है इस्लामी शायर का बदतरीन मजाक उड़ा रही है अपनी नाकस कारकर्दगी के ऊपर उन्हें चस्पा करके। सर, अब तो मौलाना तारिक जमील साहब ने भी एक टेलीविज़न चैनल पे इंटरव्यू देते हुए और बाकायदा उन्होंने बयान दे दिया है, उन्होंने फरमा दिया कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर के दौर में तो तोशा खाने में जो तोहफ़े होते थे, वो जो जमा कराए जाते थे, जिस सरकारी हस्ती और शख्सियत को वो मिला करते थे, वो सरकार की प्रॉपर्टी होती थी। तो वो जो हर बात में मौलाना तारिक जमील को आगे करके और ख़ुद बरात ले लेते थे, अब वो मौलाना तारिक जमील के इस फतवे की जानिब क्यों नज़र नहीं करते? देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और मैं मुतालबा करता हूँ, और हम पहले ये मुतालबा कर चुके हैं कि हुकूमत जो सबसे रसीदें मांगती है, जो तोहफ़ इमरान खान साहब ने वसूल किए हैं, ये कौम भी उनकी रसीदें देखना चाहती है। कौम जानना चाहती है कि आपने किससे क्या तोहफ़ा वसूल किया है और उसके एवज़ सरकार के ख़जाने में क्या उसे जमा कराया है, क्या उसको आपने हड़प किया है। और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और हुकूमत को वहाँ जवाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जल्द या बदेर कौम को पता चलेगा कि ये जो वज़ीर आज़म अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं, दरअसल ये इन्होंने सरकारी तोहफ़ में खुर्द बुर्द की है और उनको खा गए हैं और पाकिस्तान की बेतौकीरी की है। अभी तक मीडिया में जो खबरें आई हैं उसकी इन्होंने तरदीद नहीं की कि एक बहुत ही बरादर हमारे दोस्त मुल्क के तरफ से मिलने वाली जो घड़ी है उसको बाजार में जाके बेच दिया गया। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की क्या इज्जत रह गई उस दोस्त मुल्क के सामने
कि जिन्होंने आपको एक बहुत ही कीमती तोहफा दिया ये कहकर कि इस तरह की 2 घड़ियां हैं, एक मैं आपको रख रहा हूं और एक आपको दे रहा हूं भाई बना के, और वो भाई साहब जो है उस घड़ी को बाजार में बेच दें और फिर वो घड़ी तोहफा देने वाले तक वापस पहुंच जाए, तो फिर उस मुल्क की इज्जत और वकार का क्या मुकाम रह जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये तो बिल्कुल ही जो इंतहाई पस्ती की मुजाहरा है किरदार का, उस पर चले गए हैं और दुनिया को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब आप देखिए कि तारीख का सबसे बड़ा एनआरओ इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करके खुद को दे दिया है कि मुस्तकबिल में कोई इनकी हुकूमत से किसी किस्म का सवाल ही नहीं पूछ सकेगा कि ये आटे का स्कैंडल कैसे हुआ, ये चीनी का स्कैंडल कैसे हुआ, ये दवाइयों का स्कैंडल कैसे हुआ, ये एलएनजी का स्कैंडल कैसे हुआ। इन्होंने कहा कि जो हुकूमत ने फैसले किए हैं उनके बारे में कोई बाज़पुर्स या नैब की दस्तरस से वो सब चीज़ें बिल्कुल बाहर होंगी। तो ये तो अपने आप को उम्मुल एनआरओ दे रहे हैं, यानी कि मदर ऑफ एनआरओज दे रहे हैं, और दूसरों को ये कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो ये अब धोखा कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि इनके पास ना कोई तैयारी थी, ना इनके पास कोई टीम थी, ना इनके पास कोई सलाहियत और अहलियत थी। इन्होंने सिर्फ झूठ बोला कौम के सामने, चिकनी चपटी बातें की, लोगों को ख्वाब दिखाए, और जिस तरह इनके परचम के अंदर सबज और लाल रंग है, सबज बाग दिखा के इन्होंने लोगों के अरमानों का लाल खून कर दिया। सर ये मुझे बताइएगा, वो मीडिया जो कल तक बहुत प्यारा था, वो मीडिया जो इन्हें अपनी आंखों पर, सर आंखों पर, पलकों पर बिठा करके और इख्तिदार में लाया था, जिसने इनके धरनों की, इनकी ज़रा ज़रा सी बातों की घंटों कवरेज की थी। अगेन मीडिया का जो हश्र इस दौर में हो रहा है, मीडिया वालों के साथ जो कुछ हो रहा है, कोई बिरयानी का ठेला लगा रहा है, कोई छोले बेचने की तैयारियों में है। जनाब इमन, आपने कभी ये सोचा कि ये मीडिया को लगाम देने की हसरत इस हुकूमत के दिल में कहाँ से आ गई? देखिए, बदकिस्मती ये है कि ये वो हुकूमत है जिसने अपोजिशन के दौरान मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया था। इमरान खान साहब के खाली धरने के जलसे होते थे, कुर्सियों पे 50 लोग बैठे होते थे और मीडिया 4-4 घंटे इनकी जो खुतबात हैं वो कौम को नशर करता था, और कभी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि आगे खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं। इन्होंने उस मीडिया की ताकत को भरपूर तरीके पे इस्तेमाल किया एक मुंतखब हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए और अपना प्रचार करने के लिए। आज जब ये हुकूमत में आए हैं तो उसी मीडिया का गला घोंटने के लिए मुसलसल इक़दाम उठा रहे हैं, उन पर दबाव डालते हैं, कभी उनके इश्तिहारात बंद करते हैं, कभी उनके सहाफ़ियों को निकलवाते हैं इदारों से, कभी ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे काला कानून बनाते हैं। आज सहाफ़ी जो हैं वो ना सिर्फ गैर महफूज हैं बल्कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपनी दर्जा बंदी इंतहाई तेज़ी से खो के दुनिया के बदतरीन ममालिक में शामिल हो चुका है, जहाँ पर सहाफ़ियों को ख़तरात हैं और आज़ादी राय के लिए ख़तरात हैं। तो ये एक दो अमली है कि कल तक जिस मीडिया की आज़ादी का ये अपने लिए फ़ायदा उठाते थे, आज उस मीडिया की आज़ादी को अपने लिए इसलिए ख़तरा समझते हैं कि इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं है, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और उन सवालों से बचने के लिए ये चाहते हैं कि मीडिया एक सरकारी तर्जुमान बन के जो इनकी प्रेस रिलीज़ें हैं, जो इनकी अलफ लैला की कहानियाँ हैं, उनको नशर करे और आवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उनको उजागर ना करे। सर, ट्रोलिंग के जो मेयारात सोशल मीडिया पर, जो मेयारात, जो स्टैंडर्ड्स पेश किए गए इस एक दौरे हुकूमत में, उसके बाद आपको कुछ कहने के लिए कुछ अल्फाज मिलते हैं? एक हालिया दिनों में एक मारूफ खातून सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद बाकायदा पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड और वो तमाम एंकरान कराम जिनका मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में जिक्र किया, यानी आप देखिए गज़ब खुदा का सोशल मीडिया उठा करके देखिए तो हंसी आती है। इधर शेख रशीद साहब, उधर इमरान खान साहब और उधर वो हमनाम एंकर जो कल तक कलदम तहरीक लब्बैक के धरनों को इश्क नबूवत की बातें किया करता था। वो कहा करता था कि ये ऐन आशिक़ रसूल हैं, ये हुब्बे रसूल में सड़क पर आए हैं। आज उसके जो बयानात हैं वो कतई मुख्तलिफ है। वो इमरान खान साहब को तो बाबा कौम तकरीबन करार दे ही चुका है, लेकिन कलदम तहरीक लब्बैक के हवाले से उसको जो व्यू पॉइंट है, अगर उसको ही टैली कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि आपका कहकहा निकल जाएगा।
देखिए, जो इमरान खान साहब हैं, ये अपने पस मंज़र में एक खिलाड़ी थे और तवक्को ये की जाती थी कि बहैसियत स्पोर्ट्समैन ये अपनी जमात में स्पोर्ट्समैनशिप के कल्चर को फ़रोग़ देंगे। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब हमारे मुआशरे में एक सियासी अमल का नाम नहीं है, बल्कि एक समाजी अमल का नाम है, जिसने मुआशरे में नफ़रत को बढ़ाने में और ट्रोलिंग को झूठ के ज़रिए फ़रोग़ देने में एक नुमाया नाम पैदा किया है। ये अगर आप आलमी सतह के ऊपर देखें तो ये एक ख़ास और मख़सूस मॉडल है जो सियासत का इस दौर में सामने आया, जिसको सदर ट्रंप ने इस्तेमाल किया और वो अमेरिका के सदर बन गए। इसी मॉडल को भारत में वज़ीर आज़म मोदी ने इस्तेमाल किया, वहाँ पे हुकूमत में आ गए और उसी की जो परछाव है वो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में इस्तेमाल की। ये जो मॉडल है, इसका मकसद ये होता है कि आप अवाम के अंदर एक कौमियत परस्ती या नेशनलिज्म की फ़रोग़ दें, जज्बात को भड़काएं और एक अपने ही अंदर से किसी गिरोह को दुश्मन करार दे के उसके खिलाफ इतनी असबियत और नफ़रत का प्रचार करें कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उस नफ़रत के गिर्द जो है रैली करती हुई आपके पीछे हो जाए। तो इमरान खान साहब भी आज हमारे मुआशरे के अंदर जितनी पोलराइजेशन पैदा कर चुके हैं, और मुझे हैरत ये होती है कि जो आपने ट्रोलिंग का हवाला दिया, सोशल मीडिया के ऊपर जब आप बदतरीन गाली गलोच देखेंगे और उसके पीछे जाके प्रोफाइल देखेंगे कि ये किस साहब ने है, तो आपको पता लगेगा कि वो कोई डॉक्टर है, वो कोई आईटी का बंदा है, कोई वो पढ़ा लिखा बंदा है, कोई स्कैंडिनेविया में बैठा है, कोई बरतानिया में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है। यानी कि जो हमारे मुआशरे के पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें इमरान खान साहब ने अपने नफ़रत के ज़रिए जो उनमें ज़हन में घोला है, जो जहर घोला है, बिल्कुल अंधा मुकल्लद बना दिया है। वो अब रोबोट्स की तरह इमरान खान साहब का प्रचार करते हैं और जो झूठ इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें फीड होता है वो उसके प्रचार करने वाले बन जाते हैं। तो मुआशरे के अंदर जो मुकालमा था या एक नुक्ता नज़र के इख्तलाफ को भी एक सेहतमंद रुझान समझ के कबूल करना था, उसे ख़त्म कर दिया है। अब ये है कि इट इज़ माई वे और हाई वे, या आप मेरी बात माने वरना आप काफिर, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप गद्दार हैं। तो जमहूरियत तो इस बुनियाद पे चलती है कि मैं और आप इख्तलाफ करते हुए भी हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो सकते हैं, हमारा दीन भी एक होता है, लेकिन हमारी राय में इख्तलाफ हो सकता है। हाल ही में सदर ट्रंप अपना इलेक्शन हारे तो एक अमेरिका के टेलीविज़न चैनल पे एक जो तज्ज़ियाकार थे, उन्होंने ये कहा कि सदर ट्रंप जा रहे हैं, लेकिन जो झूठ और नफरत का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना गए हैं, ये बरसों तक हमारा पीछा करेगा। मैं इमरान खान साहब के हवाले से भी यही कहूँगा कि ये अनकरीब रुखसत हो जाएंगे, लेकिन जो मुआशरे के अंदर ये नफरत और झूठ का जहर और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर गए हैं, वो बड़ी देर तक पाकिस्तान की सियासत का पीछा करेगा और हमें उससे निकलने में बहुत वक्त लगेगा। ये एक बहुत बड़ा हादसा है जो इन्होंने पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के साथ किया है। सर, कलअदम टीएलपी और हुकूमत के दरमियान जो एक मामला स्टैंड स्टिल पे मुसलसल नज़र आ रहा है, ये इस मामले का ये ऊँट किस करवट बैठेगा? और सबसे बढ़ करके ये कि अभी तक की हुकूमती वुज़रा की जो अप्रोच है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो टोन है, ये देख करके आपको वाकई लगता है कि ये इस मसले को हल करने के ख़्वाह हैं, या माज़अल्लाह मेरे मुँह में खाक तौबा इस्तग़फ़ार, फिर कोई सानेहा जन्म देने के मूड में कुछ अनमोल रतन नज़र आते हैं और उसके बाद फिर साइड पे चले जाएंगे? देखिए, बदकिस्मती जैसे कि हर शोबे में इन्होंने अपनी नालायकी और नाकामी का मुजाहरा किया है, इसी तरह इस मसले को भी इन्होंने मिस हैंडल किया है। जब नवंबर के अंदर हुकूमत ने टीएलपी के साथ मुआहदा किया तो उस वक्त इन्हें उसकी सफारती जो नज़ाकतें हैं उनका अदराक होना चाहिए था। आपके दो वजीरों ने, सीनियर मोस्ट वजीरों ने, किस बुनियाद के ऊपर वो मुआहदे की दस्तखत किए? क्या आपने वजारत खारजा से पूछा था? क्या आपने मुल्क के कौमी इदारों से, रियासती इदारों से पूछा था? और अगर आपने वो मुआहदे पे दस्तखत किए तो बिलाशुबा दूसरे फरीक को आपने ये इख्तियार दे दिया
कि वो आपसे मुतालबा करे कि अब इस मुतालबे को, ये इस मुआहदे के ऊपर आप अमल दरामद करें। फिर आपने अगर उस मुआहदे के अंदर सिर्फ ये बात तय थी कि आप इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएंगे, तो आप क्यों खामोश बैठे रहे? आप नवंबर में मुआहदा किया था, दिसंबर में ले आते, जनवरी में ले आते, फरवरी में ले आते, बिल आखिर अप्रैल में एक और मार्च हुई, और उसके नतीजे में आपने फिर पार्लियामेंट के अंदर एक दिन ला के बहस करा के कहा कि हमने इस पे अमल दरामद कर दिया और वो धरना भी खत्म हो गया। लेकिन साथ ही आपने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर जाएंगे, जो तशद्दुद हुआ है इस तंजीम के खिलाफ हम रेफरेंस देंगे। अच्छा, अप्रैल के बाद अब अक्टूबर आ गया, आपने 6 महीने में क्या किया है? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, ये चूंकि मजहबी इसकी मोटिवेशन है मामले की, हुकूमत का फ़र्ज़ था कि इन 6 माह के अंदर जो मुल्क के जय्यद उलमा और मशाइख हैं उनको इंगेज करते, उसके साथ इस मसले को रफा दफा करते, ताकि पाकिस्तान में ये एम्बैरसमेंट ना होती। अब ये जो मनाजिर पाकिस्तान से निकल रहे हैं, इनको पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज इस्तेमाल करेंगी या कर रही होंगी कि वो दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बेकाबू हो चुकी है और पाकिस्तान बहैसियत एटमी ताकत एक बहुत ही गैर महफूज मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर आप कोई भी ऐसा हादसा देख सकते हैं जिससे कि ये मुल्क दुनिया की सलामती और अमन के लिए खतरा बन सके। अब ये बिला जवाज बात होगी कि चंद हजार लोगों के मुजाहरे से ऐसा इस्तदलाल हम नहीं निकाल सकते, लेकिन यकीनन हमारा दुश्मन इस चीज़ को पेश कर सकता है। तो ये किसी भी सूरत जो मनाजिर हमारे सड़कों पर नज़र आ रहे हैं तशद्दुद के और एक बहुत ज़्यादा मजहबी हिजान के, ये नहीं नज़र आने चाहिए थे। और ये हुकूमत का फ़र्ज़ था कि मजहबी रहनुमाओं को, हमारे उलमाए कराम को बीच में डाल के इस मसले को हैंडल करते। इन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद करी रखी हैं, और जब कोई इन पर आफत गिरती है फिर ये उसको परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। फिर आप वुज़रा के बयान देखें, एक दिन वो कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, तीसरे दिन कोई एक और वजीर एक और बयान दे देता है, और फिर एक वजीर आके कहता है जी जो मुआहदा हुआ वजीर आजम को उसका इल्म ही नहीं था, हालांकि वजीर आजम खुद तस्लीम कर चुके थे कि ये मुआहदा उनकी हुकूमत ने किया था। तो ये टोटल हुकूमत में कन्फ्यूजन है। ना इस हुकूमत को ये पता है कि मुल्क के क्या इस वक्त सेंसिटिविटीज हैं, आलमी सतह पर हम गहरी खतरात में घिरे, हमने अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करना है। ये तो बच्चों की तरह, जैसे एक बच्चे के हाथ में खिलौना आ जाए वो खिलौने से खेलता है, ये पहली दफा हुकूमत में आके। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में कि इमीडिएट पे जाने का, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत इस हवाले से हैं जो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान इकबाल साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले हम हुकूमत TLP मामलात को ज़ेर बहस ला रहे थे। सर ये मुझे बताइएगा, इतना अहम तरीन मामला है जिस पर अभी आप कुछ नुकात डिस्कस कर रहे थे, सर ये मुझे बताइए, इतना अहम तरीन मामला लग रहा है कि हुकूमत की सिमत जो है वो शायद इधर उधर है। इतने अहम तरीन मामले में ये नाम निहाद रियासत मदीना के वाली कहाँ हैं? अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं आई। देखिए, ये तो आपने देखा है कि हर वक्त जब कोई कौमी बहरान आता है तो वो गायब हो जाते हैं और वो अपने वज़ीरों को आगे करके ख़ुद कहीं छुप जाते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म को लीड लेनी चाहिए थी। अगर हुकूमत के अंदर कोई सलाहियत होती या वज़ीर आज़म के अंदर कोई अहलियत होती तो इस वक्त वज़ीर आज़म अपोजिशन रहनुमाओं को दावत देते ताकि सबके साथ मिलकर एक कोई कौमी प्लान बनाते किस तरह इस मसले को हल करना है। वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ था कि जो मुल्क के जय्यद उलमा हैं उनको बुलाते, उनके साथ मुशावरत करते हुए नज़र आते और उनके ज़रिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते, बजाय ये कि ये मसला किसी तसादुम की तरफ जाए जिसमें कि इंसानी जानों का ज़िया हो। जो इस वक्त पुलिस मैन हमारे इस पूरी चीज़ के अंदर अपनी जान खो रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी मुसलमान हैं, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो मुजाहिरीन हैं उनकी जो जानों का नुकसान हो रहा है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी मुसलमान है।
वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मकसद ये है कि हमने अगर कहीं फ्रांस में गुस्ताखी हुई है तो उसका ये मकसद तो नहीं है कि हमने अपना घर जलाना है, हमने अपने घर के अंदर आग लगा देनी है। उस एहतजाज का ये मकसद तो नहीं है कि हम अपने ही घर में आग लगा के खुद उसके अंदर जलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें बड़े तहम्मुल के साथ, फरासत के साथ, तदब्बुर के साथ हल करना होती हैं। और हुकूमत जो है वो भी इस वक्त गायब है। आप देखिए कि जब ये मसला हुआ शुरू तो वज़ीर आज़म साहब चुपके से 3 दिन के लिए बैरून मुल्क दौरे पे चले गए और वहाँ पर गैर मुल्की दौरे से वो जब वापस आए हैं तो अब वो किसी तरह कहीं नज़र नहीं आ रहे कि कोई डायरेक्शन दें, क्या उसमें फ़ैसला वो कर चुके हैं, कौम को एतमाद में लें और किसी तरह इन मसाइल को सुलझाएं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्होंने आज तक 3 सालों में किसी के साथ बैठ के मुशावरत करने पे यकीन नहीं रखा। ना अपोजिशन को कभी समझा है कि ये भी इस गाड़ी का एक पहिया है, क्योंकि जमहूरियत 2 पहियों से चलती है, हुकूमत और अपोजिशन। और अगर आप अपोजिशन के पहिए को नहीं तस्लीम करेंगे तो आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं। तो वन व्हीलिंग पे जब आप गाड़ी चलाएंगे या आपका चलान होगा या आपका एक्सीडेंट होगा, कोई तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। सही बात है। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने इंकशाफ फरमाया कि इमरान खान सरकार जो है वो अनकरीब जाने वाली है। ये अनकरीब इन्वर्टेड कॉमाज में है या ऐसे ही आप कह गए हैं रवा रवी में? इसे हम नज़रअंदाज कर दें क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कोई मौसर तहरीक अभी तक, जिस वक्त तक मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, देखने में नहीं आई है। बिलावल साहब के बयानात को लेकर के या एहसन इकबाल साहब की ख्वाहिश को लेकर के इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे करके घर चले जाएंगे, ये तवक्को इमरान खान से रखना मेरा ख्याल है सर ज़्यादती नहीं है? देखिए, इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो अवामी जज्बात हम देख रहे हैं ज़मीन के ऊपर, जो हुकूमत ने महंगाई का पहाड़ लोगों के ऊपर तोड़ दिया है, सुबह शाम अवाम के अंदर जब हम निकलते हैं तो लोगों में इतना गम और गुस्सा है कि जिसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। जब भी कोई हुकूमत इस गैर मकबूलियत की सतह पे आ जाती है तो वो अपना वजूद फितरी तौर पे कायम नहीं रख सकती और वो खोखली बुनियादों पे खड़ी होती है। और कोई एक वाक़या होता है, कोई एक ऐसा बहरान होता है जो उसको रेत के किले की तरह गिरा देता है। दूसरी अहम बात यह है कि देखिए, जो हुकूमत है वो अगर इररेलेवेंट हो जाए, वो खुद को पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनाने की बजाय पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन जाए। आज एक इमरान खान साहब की और उनकी हुकूमत की पाकिस्तान के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। मुआशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मुल्क की मईशत को चलाने के अहल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को एक बदतरीन बहरान में धकेल दिया है, कर्जों के दलदल में फंसा दिया है। ये हम पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि हमने बड़े कर्जे लिए हैं। देखिए, हमने 5 सालों में 10,000 अरब का कर्जा लिया था, लेकिन उसके एवज 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगा के लोड शेडिंग का खात्मा किया। हमने 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई, हमने सीपैक के तरक्याती मंसूबे लगाए। तो उस 10,000 अरब के एवज हम 1-1 रुपए का हिसाब दे सकते हैं कि वो कहाँ लगा। इस हुकूमत ने 3 सालों में 15,000 अरब का कर्जा लिया है और पूरे मुल्क में कहीं एक ईंट नहीं लगी। सारे का सारा कर्जा सिर्फ खसारा पूरा करने में झोंक दिया है, क्योंकि ये हुकूमत टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने में नाकाम है, अखराजात पे काबू पाने में नाकाम है और अखराजात बढ़ते गए, रेवेन्यू कम हुआ। उस बढ़ते हुए खसारे को पूरा करने के लिए कर्जे पे कर्जा लिए गए। ये आज पाकिस्तान एक ऑलमोस्ट डेट रिडन कंट्री है। इसी तरह जो सफारतकारी है उसमें अगर आप देखिए, हमारे आज किसी से मिसाली ताल्लुकात नहीं है, ना चीन से मिसाली ताल्लुकात हैं, ना अमेरिका से मिसाली ताल्लुकात हैं, ना दूसरे ममालिक से जो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली रेलेवेंट हैं। तो आज कश्मीर के ऊपर हम तनहा खड़े हैं, कोई मुल्क हमारे साथ कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब की रेलेवेंस जो है, क्या ये मुल्क के मईशत को ठीक कर सकते हैं? क्या ये मुल्क की बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी में कोई अपना वजन डाल सकते हैं? या ये मुल्क के अंदर कोई यकजहती पैदा करने वाली ऐसी फिगर है कि जिसके गिर्द सब इकट्ठे हो जाएं? बल्कि ये तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग फिगर है, कौम को तकसीम और इंतशार करने वाली शख्सियत और क़यादत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई शख्स या कोई हुकूमत
पाकिस्तान नहीं किसी भी मुल्क के मसाइल से खुद को इररेलेवेंट कर ले, वो उसके हल की बजाय उसका खुद मसला बन जाए, तो वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती। लेकिन सर, इमरान खान साहब की करिश्माती शख्सियत की वजह से देखिए, अभी पाकिस्तान ने T20 में भारत को हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड को हराया, रमीज़ राजा आए तो देखिए हम लोगों के चेहरों पर ये मुस्कुराहट भी आई। इसका क्रेडिट तो थोड़ा बहुत उनको देना पड़ेगा, हम दें या ना दें, लेकिन हुकूमती एंकर्स तो बहरहाल ऐसा करने में सरधड़ की बाजी लगाए हुए हैं। देखिए, इंडिया को हमने शिकस्त दी, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को खुश किया, यकीनन बहुत अच्छी बात है। तो वर्ल्ड कप तो जितने भी जीते T20 के, और या जो 50 ओवर वाला है 94 में, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जीते गए। ये तो एक खेल है। असल बात यह है कि क्या खेल के मैदान में चौके छक्के लगने से गरीब आदमी का पेट भर जाता है? क्या गरीब आदमी का चूल्हा जल जाता है? क्या वो अपने बच्चों की फीस दे सकता है? क्या वो अपने घर का बिजली और गैस का बिल अदा कर सकता है? असल बात यह है कि जो 22 करोड़ अवाम है, आप उनको इस किस्म की अफ्यून खिला के उनके जो हालात हैं उनसे बेखबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये इस आग में वो रोज़ाना जलते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगले दिन मैं अपने हल्के में एक जगह गया, तो वहाँ पर एक साहब जो अच्छे भले सफ़ेद पोश थे, वो कहते हैं कि सुबह मुझे मेरी बेगम ने कहा कि बाज़ार से मटर ले आए पकाने के लिए। तो मैं जब सब्ज़ी वाले के पास गया तो उसने कहा जी 100 रुपये पाव है मटर। तो मैंने उसे कहा कि 100 रुपये के आलू दे दो, और कहते शर्म के मारे मैं घर में नहीं गया, बाहर से ही वो लिफाफा घर पकड़ा के आ गया कि मैं मटर नहीं खरीद सका। दुकान पे जाएं, अगले दिन मैं बाज़ार में गया तो वो दुकानदार कहने लगा कि जी हमें 120 रुपये टमाटर मंडी से पड़ रहा है, और हुकूमत कहती है कि 80 रुपये में बेचो, हम कैसे बेचें? दूसरा कहने लगा कि हमें जो मंडी से चीनी है वो 118 रुपये की मिल रही है, और हुकूमत कहती है कि 100 रुपये की बेचो, हम कैसे बेचें? तो आज आप ये देखिए, ये वो अमली मसाइल हैं जिनकी भट्टी में, जिनकी आग में रोज़ाना हर शख्स जल रहा है, और उनका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा। दिन ब दिन लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। सर, लेकिन इलाज तो अली अमीन गंडापुर ने दिया था, मेरा ख्याल है आप सरफ नज़र फरमा गए। उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ चीनी के 9 दाने कम हम खाएं और 1 निवाला अगर हम कम खाएं, इलाज तो वो दे चुके हैं हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। वो तो उन्होंने कौम को इलाज दिया ना। काश के वो ये भी कहते कि जहाँ कौम से वो सादगी की अपील कर रहे हैं, तो हुकूमत भी अपने वजीरों का बोझ कम करे। इस वक्त 50 से बड़ी काबीना है जो हुकूमत ने कौम के ऊपर मुसल्लत की हुई है, जिनकी तनख्वाहें जा रही हैं, जिनके दौरे टैक्स पेयर के पैसों से जा रहे हैं। किसी भी पिछली हुकूमत से बड़ी काबीना है। तो अगर उस इतनी बड़ी काबीना रखने का ये आपको नतीजा मिल रहा है कि एक आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता, मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, लाकानूनियत है, करप्शन है, तो पहले तो ये अपने इस्तीफे दें। अब ओहदों से जो लेकर बैठे हुए हैं, आप कौम से कहते हैं कि 2 की बजाय 1 रोटी खाओ, तो आप भी 50 की बजाय 25 वजीर रखे ना, क्यों नहीं कटौती करते? वजीर तो आपके रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आप शुरू हुए थे 40 से, फिर 45, फिर 50, अब 52 है, पता नहीं 53 है, कितने वजीर हैं। वो इस्तीफे देते हैं, उसकी जगह 2 नए आ जाते हैं। तो ये तो बड़ी ही एक गैर संजीदगी और कौम से मजाक है जो ये हुकूमत कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान की हुकूमत एक कॉमेडी सर्कस के तौर पे याद रखी जाएगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इस कॉमेडी सर्कस को देख के कौम हंसी नहीं है बल्कि रुलाई है इन्होंने। राइट सर, इसी मोड़ पर यहाँ एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, एक वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। एहसन इकबाल साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब सर, इससे पहले कि मैं अगले मौजू पर आऊँ, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत ही पर्सनल सवाल, बहुत ही हम्बली पूछना चाहता हूँ। सर, आप मुतअद्दिद मरतबा ख़ुद वज़ीर रह चुके हैं, आपने कम अज़ कम कई ज़िंदा वज़ीरों को झेला होगा, आपने कई मरतबा नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमतें देखी, आप वज़ीर आज़म के साथ रहे, सदर सदूर के साथ आप रहे,
बड़े बड़े लोगों के साथ आप रहे। सर, आप खुद भी एक हाई प्रोफाइल शख्सियत करीब करीब रह चुके हैं। जनाब इमन, मुझे ये बताइए, सवाल बड़ा ज़रा टेढ़ा है सर, ज़रा काइंडली सुनिएगा। सर, वो क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है जिस वक्त कोई आदमी मिनिस्टर होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई सदर होता है, कोई गवर्नर होता है, उस वक्त उसे अवाम की तकलीफ़, उसकी वो परेशानी, जिस तरह से मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप माशाल्लाह मुझे बता रहे हैं, वाकई सूरत हाल इतनी ही ख़राब है जो हुकूमती वज़रा को और वज़ीर आज़म को पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रही। लेकिन सर, जब लोग हुकूमतों में होते हैं तो उन्हें क्यों वो सब कुछ नज़र नहीं आता? उस वक्त सिर्फ उनके आँखों पर वो पट्टी बंधी होती है जिससे टकरा कर अवाम की चीखें और उनकी जो फरियादें लौट आती हैं। लेकिन जैसे ही वो पोजीशन में आते हैं उन्हें सब सत्यानाश नज़र आ रहा होता है। सर, ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। देखिए, आपने एक बड़ी अहम तवज्जो दिलाई है पहलू की तरफ। ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क़यादत का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। जब आप किसी इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हों तो दो चीज़ों के बारे में आपको किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आपकी ताकत आर्जी है और ये कुर्सी एक दिन आपसे चली जाएगी, और जब ये चली जाएगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका गुज़र कैसे होगा। आपको लोगों के वापस जाना है उनके पास, और वो आपको किस तरह याद करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपको मोहलत मिली है, जो मुद्दत मिली है, इसमें आपने एक लेगेसी बनानी है, इसमें आपने कुछ करके दिखाना है। और ये करके दिखाने के लिए अगर आप अपने आप को खुशामदियों के घेरे में घेर लेंगे तो सवाए इसके कि वो खुशामदी आपको गुमराह करें, आपको हकीकत से दूर धकेलें, आप जितना हकीकत से दूर जाएंगे उतना कुछ कर जाने की सलाहियत खो बैठेंगे। तो लिहाजा ये अब हर शख्स का जो इक़्तिदार में आता है इम्तिहान होता है कि अगर वो खुद को हकीकत से दूर करेगा तो वो कुछ कर नहीं सकता। और दूसरे ये है कि अगर वो ये समझेगा कि मेरे पास बहुत वक्त है तो उसके पास बहुत वक्त नहीं होता, 5 साल भी देखते पलक झपकते गुजर जाते हैं। एहसान इकबाल साहब, सर, कराची के अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराने का आरजूमंद हूँ। कराची एक मरतबा फिर ख़बरों की जद में है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ अब बड़ा मेजर ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, जिसके कुछ पॉजिटिव पहलू हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। सर, नस्ला टावर के बाद अब तिजोरी टावर का नंबर आया, तिजोरी के बाद फिर किसी और का और फिर उसके बाद किसी और का। लेकिन पूछना ये था कि जो लोग इन इमारतों को बनाने के, इनको परमिशन देने के, इनकी एनओसीज़ के ज़िम्मेदार हैं, वो आज भी अवाम के सीनों पर मूंग दल रहे हैं। किसी का कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ है, अगर कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन सर, इस बात पर ज़रा तबसरा कीजिए कि महंगाई और तब्दीली के इस दौर को झेलती हुई अवाम अब बेघर जो होती चली जा रही है, उसके आंसुओं के लिए क्या इलाज है आपके पास? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी रियासत को कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अगर नस्ला टावर में रहने वाले सफ़ेद पोश लोग, चूँकि जिस जगह वो रहाइश रखते थे वो इर्रेगुलर थी, उसको डिमोलिश करने के अहकामात जारी किए गए हैं और अब वो वहाँ से निकल के न जाने कहाँ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जहाँ ये ज़रूरी है कि कानून की अमलदारी हो, वहाँ पे लोगों के बुनियादी हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और ये लोग जिन्होंने उम्र भर की पूंजी लगाई, अपने लिए छत खरीदी, अब अगर वो छत जा रही है तो इनको उसका मुतबादल भी उसी वक्त बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि वहाँ से निकल के वो कहाँ जाएंगे, क्या खुली छत के नीचे या सड़क के ऊपर। और साथ ही दूसरी तरफ देखिए कि मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि वो जहाँ नस्ला टावर को इर्रेगुलर होने की बुनियाद पे गिराने का हुक्म दे चुके हैं, तो बनी गाला के अंदर जो 300 कनाल के ऊपर एक इर्रेगुलर तामीर थी, हुकूमत ने खुद ही से महज 12 लाख रुपए का खुद साख्ता जुर्माना अदा करके उसको रेगुलराइज करा लिया। तो अगर एक बड़े की जो इर्रेगुलर प्रॉपर्टी है वो तो रेगुलराइज हो सकती है, लेकिन गरीब लोगों के लिए जो छत थी वो इसलिए छिन रही है कि वो इर्रेगुलर थी और कानून की अमलदारी का ये तकाजा है, तो हम उस फैसले को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम सबको तस्लीम करना है। लेकिन फॉर कंसिस्टेंसी से अगर ये इंसाफ नस्ला टावर को गिरा के अमलदारी के जरिए किया जा रहा है, तो फिर बनी गाला में क्यों एक इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन को सिर्फ 10-12 लाख का जुर्माना दे के रेगुलर कर दिया गया? क्या यही
इंसाफ और यही असूल वहाँ बनी गाला की नाजायज तामीर पे नहीं लगना चाहिए था कि उसे भी उसी तरह मिसमार किया जाता कि जैसे नस्ला टावर को मिसमार किया जा रहा है। ये वो सवाल है कि जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो आला अदलिया है वो इसका ज़रूर नोटिस लेगी। सर, इसी तरह से ये दोहरा मेयार उस वक्त भी सामने आया था जब आपाजान की सिलाई मशीन के मामला सामने आए थे। वो जादुई करिश्माती सिलाई मशीन अरबों रुपए भी इधर से उधर कर गई, उसके साथ साथ उसको कुछ जुर्माना करके और वो फरागत पा लिया गया। सर, यहाँ बहुत सारे लोग जेलों में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत सारे लोग जेलों में ऐसे भी बंद हैं कि जिनके पास अपनी ज़मानत के पैसे नहीं हैं, तो इसलिए वो सालों जेलों में सड़ते रहते हैं। सर, मतलब इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि शेर व बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, कानून सबके लिए बराबर होगा, लेकिन ये मिसालें तो कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। जी देखिए, इनका तो मंशूर ये था कि दो नहीं एक पाकिस्तान। जी, आज हमें दो नहीं बल्कि 20 पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। आपके लिए इस मुल्क में हिस्सा बकदर जुस्सा है, जितने आप ताकतवर हैं उतने आप कानून से बालातर हैं। और उसकी मैंने आपको बड़ी मिसाल दी कि इस्लामाबाद में जो हमारी कश्मीर हाईवे थी उसके गिर्द बेशुमार जो तामीरात थी और मिडिल क्लास की भी थी, गरीबों की भी थी, उनको मिसमार कर दिया गया कि इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन है। और वहाँ के मालकान दुहाइयाँ देते रहे कि हमसे आप जुर्माना ले लें, इसको रेगुलराइज करने के लिए जो भी रकम है वो हम जमा करा देंगे, आप हमारी उम्र भर की इस कमाई को ना मिसमार करें। लेकिन वहाँ पर वो बुलडोजर चला के इमारतें गिरा दी गई, लेकिन उन बुलडोजरों का रुख बनी गाला की तरफ नहीं हुआ। वहाँ पे भी एक गैर कानूनी और इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन थी, उसके लिए तो जुर्माने का मुतय्यन किया गया और उसको असेस करके जमा करा के रेगुलराइज करा लिया गया। तो ये तो आज एक घाटी के ऊपर पानी नहीं पी रहे, हर किसी की अलग घाटी है और उसका निसार इस पे है कि आप कितने ताकतवर हैं। अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तो आपके लिए और कानून है, अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए और कानून है। मैं समझता हूँ कि कानून की अमलदारी का तकाजा है कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। सर, ज़रा उन बयानात की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा जिसमें शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब बबांगे दोहल ये नवीदें देते फिर रहे हैं कि हुकूमत कुछ भी हो जाए अपना टेन्योर पूरा करेगी। सर, अगर कहीं ये अनहोनी हो के रही तो फिर हम कहाँ होंगे, अर्शे मुअल्ला पे? देखिए, इस वक्त तो हकीकत यह है कि हम सबको ये खौफ है कि जिस तेज़ी के साथ मईशत गिर रही है, जिस तेज़ी के साथ हमारे मुआशरे में इंतशार आ रहा है, खुदा ना खास्ता ये 1.5-2 साल और रह गए तो क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान की हुकूमत संभालने के लिए कोई तैयार होगा? क्योंकि ये मसाइल को इतना पेचीदा और गंभीर कर जाएंगे कि 10 दफ़ा कोई हुकूमत लेते हुए वज़ीर आज़म सोचेगा कि मुझे 1-2 साल के बाद लोग जवाबदेही करेंगे, पत्थर मारना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई 1-2 साल में ये टर्न अराउंड नहीं हो सकेगा जितनी ये तबाही और ख़राबी करके जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो यकसुई के साथ इस पे गौर करें और इसके साथ जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं, मैं MQM से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप खुद को मिडिल क्लास की जमात कहते हैं, क्या आज आपको नज़र नहीं आ रहा कि मिडिल क्लास गरीब लोग सफ़ेद पोश कराची के अंदर उनके लिए महंगाई नहीं है? क्या कराची के नौजवानों को बेरोजगारी का सामना नहीं है? अगर आप इस हुकूमत के साथ महज 1-2 वजारतों के रिटर्न में रहेंगे जुड़े हुए तो आपका वोटर आपसे सवाल करेगा कि आपने हमें इस महंगाई के अजाब में क्यों झोंका, इस जहन्नम में क्यों फेंका। आप इन हुकूमत के तमाम गुनाहों में बराबर के शरीक होंगे। इसी तरह काफ लीग है, GDA है, ये जमातें अगर अपनी सियासी जिंदगी बचाना चाहती हैं तो अब वक्त आ गया है कि ये हुकूमत का साथ छोड़ें और इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें, वगरना ये भी इसी हुकूमत की कश्ती के साथ डूबेंगी, क्योंकि अवाम इस हुकूमत को नहीं माफ करेंगे जो उनके साथ हो रही है। और अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि PTI के उम्मीदवारों का वही हशर होगा जो 2008 के इलेक्शन में काफ लीग के उम्मीदवारों का हुआ था, जिनकी जमानतें लोगों ने जब्त करा दी थी। लोगों ने वोट तो अपनी ज़मीर से देना है और वो फिर जब अपना वोट अपनी आज़ादी और ज़मीर से देंगे तो इन लोगों को, इनसे वो जितने जुल्म उन पे हो चुके हैं उन सब का बदला लेंगे।
राइट सर, एहसन इकबाल साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत मशहूर हूँ कि आप के बावजूद भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्त ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।